Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of a spot test 6th which was held on 27th Feb 2025. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 137. Question number 137 is, in which case pH will not change on dilution? इनमें से किसका pH डाइल्यूट करने से नहीं बदलेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि बफर सॉल्यूशन का पीएच डाइल्यूट करने से नहीं बदलता, तो पहला तो बफर है जी, इसका पीएच नहीं बदलेगा डाइल्यूशन से। 0.1 मोलर अमोनियम एसीटेट है ये। अमोनियम एसीटेट के बारे में आप जानते हैं कि ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है और इसका पीएच भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका भी पीएच नहीं डिपेंड करेगा। और फिर ये बेसिक सॉल्ट है, तो ये दो, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर और एक सॉल्ट, तो इन तीनों का, दो तो बफर हो गया इसमें और एक सॉल्ट हो गया, तो इन तीनों का पीएच नहीं डिपेंड करेगा डाइल्यूशन पे, कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा इन ऑल केसेस 137 का फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 138। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इन जनरल +1 होता है, बट मेटल हाइड्राइड्स में -1 शो करता है। हाइड्राइड्स कहते हैं हम उनको। तो आप देख रहे हैं मेटल हाइड्राइड्स का केस एक ही है इकलौता, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें -1 होगा, बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन +1, इस जगह पे हाइड्रोजन 0 में है। तो एक एग्जाम्पल आपको थर्ड समझ में आता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपने सही किया होगा, रेडॉक्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143 है नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे। कैलकुलेट पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर अमोनियम फॉर्मेट। अमोनियम फॉर्मेट जैसा आप जानते हैं कि एक सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का, और इसके पीएच का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज 7 + 1/2 ऑफ pKa माइनस pKb। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन था कि भाई एक वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट था और उसका पीएच कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा टाइप का। आपने कहा था कि अब अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो सी ही नहीं इस फॉर्मूले में, तो कॉन्सेंट्रेशन की डिपेंडेंस नहीं होगी। तो अभी तो वैल्यू रख देना हमने, तो 7 + 1/2 एसिड का pKa एंड दैट इज 3.8, बेस का pKb दैट इज 9.2। वो इसमें परेशान किया हमको, pKa ही दोनों का दिया है, तो आपको पता है कि इसका pKb आ जाएगा 14 - 9.2 एंड दैट इज 4.8। तो यहाँ हमने -4.8 रख देना है। तो ये समझ में आता है, ये -1 - 1/2 7 - 0.5 एंड दैट विल बी 6.5। तो आंसर हमें थर्ड करना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी की जगह है, दोनों का पीके दिया हुआ है, आपको एसिड का पीके और बेस का पीके भी चाहिए था, फिर आपसे ये क्वेश्चन हो जाना था, सिंपल फॉर्मूले से आंसर मिल जाना था। आंसर थर्ड करते हैं 143 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे, 144 है, पीवी प्लॉट फॉर टू प्रोसेस। पीवी प्लॉट इज गिवन फॉर टू प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, ए और बी में से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं कि अगर गैस एक्सपैंड हो रहा है तो ये एक ए और बी में ज्यादा नेगेटिव स्लोप एडियाबेटिक प्रोसेस का है, तो ए इज आइसोथर्मल एंड बी इज एडियाबेटिक। तो आंसर हमें करना चाहिए आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, फर्स्ट आंसर ही समझ में आता है। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था 144 का। ये ग्राफ भी आपने एकदम बेसिक क्लासेस में देखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ा होगा तो ये आता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 है, which the best suitable indicator for the detection of end point in titration of a strong acid and strong base। strong acid strong base के टाइट्रेशन की बात कर रहा है। आपको पता है कि अगर एसिड स्ट्रांग हो और बेस स्ट्रांग हो तो आपको दो इंडिकेटर सिखाया जाता है, एक फिनोल्फथलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथलीन स्लाइटली बेसिक मीडियम में देता है और मिथाइल ऑरेंज स्लाइटली एसिडिक मीडियम में देता है आपको अपना कलर चेंज। तो मिथाइल ऑरेंज स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज किया जाता है और फिनोल्फथलीन स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो हमें समझ में आता है कि मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, फर्स्ट आंसर। तो ये भी दो ही इंडिकेटर आपके सिलेबस में है, दो ही के बारे में आपको खूब अच्छे से जानना है, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज, तो ये जरूर ध्यान में होगा आपके।
आपने सही किया होगा, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 148 देखें आप बोर्ड पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन 2NOBr to 2NOBr is equal to 160 per atmosphere. The partial pressure of NOBr to NOBr in flask are given. It can be said that जब ऐसा हो कि आपको Kp या Kp और Kc कुछ भी दिया हो, तो आप Qp Qc से वेट करके देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का पोजीशन किधर है, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, या वो इक्विलिब्रियम पे ही है। तो इसके लिए हमें पहले तो Qp निकालना होगा, एंड दैट विल बी NOBr 0.04 है भाई, तो 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 पावर 2 है, डिवाइडेड बाई NO का है 0.01 का स्क्वायर है, चलिए ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 0.1 ऑफ Br2, 0.1 ऑफ Br2। तो मैं समझ में आता है कि ये 4 और ये ऊपर जाएगा 0.1, तो 160 कर देगा इसको एटमॉस्फेयर का पावर -1। अब चूंकि Qp बराबर है Kp के, तो ये इक्विलिब्रियम ही तो है, तो देयर इज इक्विलिब्रियम इन द फ्लास्क। फर्स्ट आंसर करते हैं। अगर ये बड़ा होता छोटा होता तो हम डायरेक्शन डिटेक्ट करते, अभी तो फिलहाल चूंकि दोनों बराबर है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम ही है, तो जो डेटा दिया है इक्विलिब्रियम का ही डेटा है, तो आंसर हमें कर देना चाहिए फर्स्ट आंसर। 148 के बाद आप 150 देखें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वेरी राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनफैक्ट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर अ गिवन रिएक्शन। किसी एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब तक नहीं बदलता जब तक आप टेम्परेचर नहीं बदलते, तो पहला तो सही है भाई। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको पता है कि एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। वांट ऑफ इक्वेशन जो आपने पढ़ा है कि log K2 बाई K1 जो होता है बच्चे, वो बराबर होता है डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इफ T2 मोर देन T1, तो आपको पता है कि K2 मोर देन K1 होगा, सिंस डेल्टा H इज पॉजिटिव। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये वैल्यू आपने पॉजिटिव बोल दिया है, ये बड़ा है इससे, तो ये पूरी बात पॉजिटिव है। ये पूरी बात पॉजिटिव तभी होगी जब K2 K1 से बड़ा होगा। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, तो आपको करना चाहिए असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, थर्ड आंसर। तो 150 का थर्ड, ये भी सिंपल है, इक्विलिब्रियम का बहुत बेसिक है, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 155 देखें आप बोर्ड पे। डेल्टा एच वैल्यूज आर लाइक दिस, assume that delta H do not vary with temperature, the boiling point of bromine। आपको पता है TB जो होता है बच्चे, वो बराबर होता है डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा S ऑफ वेपोराइजेशन, एंड बोथ आर गिवन। डेल्टा H इज 30.96 इंटू 10 का पावर 3, किलो जूल को जूल कर दिया बच्चे, और नीचे इसको 90 से डिवाइड किया, तो डेल्टा S से डिवाइड कर दिया, तो हमको TB इधर से मिल जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से ये 1000 है, और अगर हम 0 मतलब ये 399, मतलब 3 से 344, ये एक ऑप्शन बनता है हमारा 344 केल्विन, और तो कोई और ऑप्शन नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर हमें सेकंड करना चाहिए। आप सॉल्व करके देखेंगे आंसर 344 केल्विन आ जाएगा। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता है ये कैपिटल T मतलब टेम्परेचर इन केल्विन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155 के बाद। क्वेश्चन नंबर 157 है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ जिंक। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जिंक 30 है और पूरा लिखना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2 एंड 3d10। ये 30 हो गया हमारा पूरा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L इज इक्वल टू 2 आर 10। L इज इक्वल टू 2 का मतलब है बच्चे D, तो हाँ D में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो सही है। कह रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग M इज इक्वल टू 0 आर 8। M इज इक्वल टू 0, तो यहाँ M इज इक्वल टू 0 वाले इलेक्ट्रॉन देखूं तो ये 2 पूरे हैं, यहाँ भी 2 पूरे हैं,
ये भी 2 इसमें होंगे m इज इक्वल टू 0 वाले, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी 2 हैं, इनफैक्ट 3D में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कहीं 8 से तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो पक्का इनकरेक्ट है। बाकी n+l4 वाले जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। n+l इज इक्वल टू 4, मतलब 4+0 4s का देखना था, 3+1 3p का देखना था, तो यहाँ 2 यहाँ 6 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सही है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग l इज इक्वल टू 1 और ms इज इक्वल टू प्लस ऑफ आर 6, l इज इक्वल टू 1 का मतलब p बच्चे, तो यहाँ p है, ये p है, और आधे स्पिन के तो 12 में से आधे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक्सेप्ट सेकंड ऑप्शन, रेस्ट ऑल आर ओके। तो आंसर इसका चूंकि इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमने आंसर क्या करना होगा, सेकंड। तो ये भी सिंपल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, लेकिन हाँ टेक्निकल था, सारे ऑप्शंस को ठीक से देखना था, तब आपको आंसर को कंक्लूड करना था। 157 के बाद क्वेश्चन नंबर 162 देखें आप। If A is the initial concentration of a substance which reacts according to zero order kinetics and K is the rate constant, the time for the reaction to go completion। आपको पता है कि T रेट इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए होता है बच्चे A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाई K। तो अगर 100% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं तो रेस्ट इज जीरो, तो इट विल बी A नॉट माइनस 0 बाई K एंड दैट इज A नॉट बाई K, और A नॉट इज बेसिकली A बाई K। तो हमें समझ में आता है कि आंसर सेकंड होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम 100% खत्म होने का टाइम T हाफ का डबल होता है, A बाई K होता है, तो ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक क्वेश्चन। 162 के बाद आप देखें 163। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप एज फॉलोज। आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप देखें यहाँ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ 10 का पावर -3 है, HCl है भाई, और यहाँ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ H पॉजिटिव हो जाना है आपको अंडर रूट K इंटू सी, एंड K इज गिवन एज 10 का पावर -5 इंटू 0.1, तो ये भी 10 का पावर -3 हो गया। कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ सेम हो जाएगा, तो ये तो जीरो होना ही है। EMF इस सेल का जीरो इसलिए है क्योंकि आइदर ऑफ द साइड कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का सेम है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स आर डिफरेंट, ये रीजन नहीं है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पीएच ऑफ टू सॉल्यूशंस आर सेम, सही है। पीएच सेम होना मतलब कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव के लिए सेम होना, तो ये आंसर करते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन 163। कॉन्सेंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 165 आप बोर्ड पे देखें। कैलकुलेट K of acetic acid of its 0.05 molar solution has molar conductivity, if है ये, ऑफ नहीं है ये लैंग्वेज, if its 0.05 molar has molar conductivity, तो lambda m गिवन है बच्चे, lambda m नॉट गिवन है। आपको पता है कि अल्फा आपको मिल जाएगा lambda m बाय lambda m नॉट से, तो lambda m है 7.814 इंटू 10⁻⁴, डिवाइड करना है हमने इसको 3.9 इंटू 10 के पावर -2 से। समझ में आता है ये 2 टाइम्स 2 इंटू 10 का पावर -2, और हमने इसमें डिफाइन क्या करना है भाई, Ka। तो K जो होना है वो बराबर होता है बच्चे C∝², C इज गिवन एज 0.05, तो ये हो गया 0.05 हमारा, मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर 2 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर, तो ये 4 5 2 और 10 का पावर -5, तो ये हमें समझ में आता है 2 इंटू 10 का पावर -5। 165 का आंसर भी आपको सिंपली इससे मिल जाएगा। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होगा। और हाँ, यहाँ 1 - अल्फा स्क्वायर को हम लोग, अल्फा बहुत छोटी वैल्यू है, तो 1 - अल्फा जो आता है टर्म उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। C∝² 1 - अल्फा भी होता है नीचे, 1 - अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अल्फा को इधर 1 ले लिया नीचे। 165 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 168 है बच्चे। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनस गैसेस फेज रिएक्शन टू A gas, 2B gas, C gas, initial pressure like Pi and after time t it is PT. PT is total pressure। तो ठीक है, आप
रिलेशन डेवलप कर सकते हैं ए गैस, ये भी आपने पढ़ा है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो से पी नॉट इज द इनिशियल प्रेशर, ये 0 था, और इस पी नॉट में से अगर पी गया तो ये 2p और ये p डेवलप हुआ, तो जिसको वो pt कह रहा है, p टोटल, एंड दैट विल बी p नॉट माइनस p प्लस 2p प्लस p, तो इट विल बी pp कैंसल्ड, p नॉट प्लस 2p, तो p कैन बी रिटन एज pt माइनस p नॉट बाई 2। तो ये हम साइड कर लेते हैं, और हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू क्या होना है बच्चे, 2.303 डिवाइडेड बाई k log इनिशियल प्रेशर दैट वाज p नॉट, और t टाइम के बाद इट इज p नॉट माइनस p। आंसर हमको pt के टर्म में लाना है, तो ये स्मॉल t ही लिखते हैं, तो t इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 बाई k log ऊपर p नॉट और नीचे p नॉट माइनस pt माइनस p नॉट बाई 2। समझ में आता है बच्चे कि ये 2p नॉट और p नॉट 3p नॉट माइनस pt, और ये 2 पर चला जाएगा, तो 2p नॉट इनिशियल प्रेशर, pi को p नॉट हमने कहा है, तो आंसर हमें फर्स्ट ही समझ में आता है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, बस इसको आपको 2 केस तो याद रखना है जो एनसीईआरटी में, a गोज टू b प्लस सी, a गोज टू 2b प्लस सी का भी लर्न करके रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हम इस तरीके से कर सकते थे। केमिकल काइनेटिक्स का गैसियस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन नंबर 171 देखें आप बोर्ड पे, x% weight by volume urea solution is isotonic with 0.5 at 5% weight by volume of NaCl solution। यूरिया और NaCl का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ठीक है भाई, x% बोले तो x% x by 60 into 100 into 1000, इधर भी होना है, लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, into 100 into 1000, और RT तो कांस्टेंट आइसोटोनिक होने वाला कॉन्सेंट्रेशन ही, और I और C हमको इक्वेट करना है। एक्चुअली पाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ICRT, तो T की बात करी नहीं, R की बात हमने करनी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो भी है IC का प्रोडक्ट देखना है। इसका I यूरिया का 1 होना है, और इसका 2 इंटू 0.585 डिवाइडेड बाई 58.5 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा हो जाएगा। तो अब ये तो कैंसिल है, ये तो हमें सोचना ही नहीं है, तो ये समझ में आ रहा है डेसिमल में 2 और ये 60, तो 6 इंटू 0.2 1.2, आंसर थर्ड समझ में आता है। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, पूछ रहा था x की वैल्यू क्या है, सॉल्व करने से x की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो ये था सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन, ये भी सिंपल था। आइसोटोनिक आप समझते हैं, आइसोटोनिक का मतलब होता है जहां कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, और I की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो I इंटू सी चेक करना होता है। आइसोटोनिक में पाई इज इक्वल टू ICRT, ये इक्वेट करना होता है। अगर टेम्परेचर वेरी करता तो वो भी हम देखते हैं। फिलहाल IC से हमारा काम हो गया, अगर ग्लूकोज यूरिया होता तो खाली C से काम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 172, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ H2Br to HBr आर लाइक दिस, डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। आपको पता है कि अगर बॉन्ड एंथैल्पी दिया हो बच्चे तो डेल्टा H निकालने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, तो 420 और प्लस 200, ये हमारा हो गया H2 और Br2 का, माइनस ऑफ 2HBr, 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 दैट इज 720, और ये 620 माइनस 720 एंड दैट इज माइनस 100 किलो जूल। तो ये आंसर हमें माइनस 100 किलो जूल कर देना चाहिए क्योंकि रिएक्शन का पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 179 है बोर्ड पे। 18 ग्राम ग्लूकोज was dissolved in 178.2 gram water if the vapor pressure of pure water is x, vapor pressure of solution is। ये भी सॉल्यूशन का बहुत बेसिक क्वेश्चन। आपको पता है कि PS जो होगा वो P नॉट A इंटू का ये होगा बच्चे, क्योंकि ग्लूकोज तो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में हम बस और बस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देख लेते हैं, वही सॉल्यूशन का होगा। तो PA इज PS इटसेल्फ, और P नॉट A इज गिवन एज x and chi A is 178.2 divided by 18 divided by 178.2 by 18 और प्लस 18 ग्राम ग्लूकोज 18 by 180।
तो ये हमें समझ में आता है कि ये वैल्यू बहुत क्लोज है 1 के, 0.1 से लेकिन छोटा ही है, तो ये 0.99x हमारा सही आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो आप करके देख लीजिए, ये सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल आपका फिजिकल केमिस्ट्री। होप आपने बहुत अच्छा किया हो पेपर। थैंक यू सो मच।